हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे हाइपोमेनोरिया के बारे में। जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हाइपोमेनोरिया बेसिकली होता क्या है, हाइपोमेनोरिया के कॉजेस क्या है, हाइपोमेनोरिया में सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इसके डायग्नोसिस क्या है, इनमें इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं और क्या क्या मैनेजमेंट इसमें देखने को मिलता है। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया कि हाइपोमेनोरिया इज अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली स्कैंटी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकरिंग एट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल इंटरवल। ठीक है, जब हम लोग हाइपोमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया की बात करते हैं तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है कि इंटरवल में प्रॉब्लम होता है, जबकि हाइपोमेनोरिया में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाइपोमेनोरिया में जो ब्लीडिंग होता है वही बहुत कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है उसका जो अमाउंट होना चाहिए वो कम हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जो पीरियड हो जाता है जो कि 3 to 5 डेज का है वो कम हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ द ओलिगोमेनोरिया जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का इंटरवल होता है वो इंटरवल का टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है इन केस ऑफ ओलिगोमेनोरिया। तो हाइपोमेनोरिया आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मली स्कैंटी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल इंटरवल पे ही होता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो इंटरवल होता है 3 से 5 दिन का होता है, लेकिन ये जो इंटरवल होता है इसमें शॉर्टर हो जाता है देन द नॉर्मल, लेस देन 2 डेज हो जाता है। ठीक है, तो जब जो ब्लीडिंग फेज होता है वो 2 दिन से भी कम का हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोमेनोरिया, और जिसमें टोटल जो ब्लड लॉस होता है वो लेस देन 20 to 30 ml पर साइकिल होता है। तो नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस रहता है वो 30 to 80 ml के बीच में रहता है, वही जब 20 to 30 ml से भी कम हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोमेनोरिया कहते हैं। इसके कॉजेस की बात कर ले तो कॉजेस में सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल कॉजेस। फिजियोलॉजिकल कॉजेस मतलब क्या कि जो नॉर्मली हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या हो रहा है कि जस्ट मेंसेस स्टार्ट हुए तो शुरू में क्या होता है कुछ समय तक जो हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस रहता है उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं रहता, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें हाइपोमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे पेरीमेनोपॉज, जब मेनोपॉज होने वाला रहता है उस समय भी हमें हाइपोमेनोरिया के केसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर फीमेल जो है लैक्टेटिंग है तो ऐसे कंडीशन में, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर रही है तो भी हमें हाइपोमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल हो गए। वहीं पे पैथोलॉजिकल में सबसे पहले आता है हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज में मतलब क्या, पीसीओएस जो है मोस्ट कॉमन रहता है। इसके बाद अगर फीमेल जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में है, या फिर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन है, या फिर फीमेल में एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी है, या फिर ओवेरियन इनसफिशियंसी की कंडीशन है, तो ऐसे में भी वहाँ पे हमें हाइपोमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे यूट्राइन कॉजेज में आपको ये याद रखना है एसरमैन सिंड्रोम। एसरमैन सिंड्रोम बेसिकली अगर मान के चलो फीमेल का कोई हिस्ट्री है कि उसको डायलेशन एंड क्यूरेटेज हुआ है, ठीक है, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो उसके फेलोपियन ट्यूब है या फिर ओवरी यूट्राइन कैविटी है उसमें क्या होता है दोनों जो लेयर होते हैं एक दूसरे से अधेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपोमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर इंडोमेट्रियल एट्रोफी हो या फिर कोई क्रॉनिक एंडोमेट्रियल इन्फेक्शन की कंडीशन तो वहाँ पे भी हाइपोमेनोरिया देखने को मिल सकता है। वहीं पे सिस्टमिक कॉजेस की बात करें तो सिस्टमिक कॉजेस में अगर फीमेल को सेवियर एनीमिया है तो ऑफकोर्स ब्लड बहुत कम रहेगा फीमेल के बॉडी में, तो ब्लड का लॉस भी कम ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन है फीमेल, मतलब कि फीमेल मल नरिश्ड है, या फिर कोई उसको क्रॉनिक इलनेस है, या फिर इस ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब सही से खाना नहीं खा पा रही है, माल न्यूट्रिशन है, या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बॉडी में अच्छे से, मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर हो, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हुए इमोशनल स्ट्रेस होता है, ऐसी कंडीशन में भी हाइपोमेनोरिया देखने को मिल सकता है। एंड ड्रग इंड्यूस्ड कुछ कॉसेस होते हैं, जैसे कि कंबाइल ओरल पिल्स का यूज़ कर रही है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स का यूज़ कर रही है, या फिर कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का यूज़ कर रही है हार्मोनल, तो ऐसे कंडीशन में भी हाइपोमेनोरिया देखने को मिल सकता है। ये हो गए कॉजेस के बारे में। अब बात करते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर की, कौन से फीमेल ज़्यादा ससेप्टेबल है टू द हाइपोमेनोरिया। तो इसमें सबसे पहले आता है दैट इज़ कि अगर प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है या फिर रिपीटेड डीएनसी की कंडीशन, उसमें डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज हुआ है बार बार, तो ऐसे कंडीशन में एसरमैन सिंड्रोम की कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकती है टू द हाइपोमेनोरिया। आगे आता है हमारा दैट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है, या फिर फीमेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, लो बॉडी वेट हो, या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो, या फिर एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करती हो, तो इन सभी कंडीशन में वो ज़्यादा ससेप्टेबल है कि उसको हाइपोमेनोरिया हो सकता है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात कर ले तो क्लिनिकल फीचर में वही रहेगा कि मेन क्या रहेगा कि स्कैंटी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रहेगा, जो ब्लड वॉल्यूम रहेगा वो बहुत कम रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ जो मेंस्ट्रुएशन रहेगा वो बहुत कम रहेगा, लेस देन 2 डेज रहेगा, रेगुलर मेंस्ट्रुअल इंटरवल्स रहते हैं, और इसमें जो पैड जो सैनिटरी पैड है वो बहुत कम लगते हैं।
एसोसिएटेड सिम्टम्स की बात करें तो जो फीमेल रहेगी उसमें फटीग रहेगा क्योंकि एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, इनफर्टिलिटी रह सकती है क्योंकि सही से वहाँ पे मेंसेस नहीं हुआ है, वेट चेंजेस हो सकते हैं अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, एक्ने या फिर हिरोटिज्म हो सकता है अगर वो पीसीओएस की कंडीशन में है, तो गैलेक्टोरिया हो सकता है अगर हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया की कंडीशन हो, या फिर यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिजीज अगर देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो डायग्नोसिस रहता है हिस्ट्री बेसिस पे रहता है कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसकी कैसे, पहले से ही ये केसेस है कि नहीं, मतलब कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है कैसा है। उसके बाद प्रेगनेंसी हिस्ट्री कि प्रेग्नेंट तो नहीं है फीमेल, जिसकी वजह से भी यहाँ पे हाइपोमेनेरिया हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करती है या फिर नहीं, कोई इंट्रान प्रोसीजर हुआ है कि नहीं, कोई ड्रग हिस्ट्री है जैसे कि ओसी पिल्स ले रही हो या फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स का यूज़ कर रही हो ऐसे कंडीशन में, या फिर न्यूट्रिशनल या फिर एक्सरसाइज की हिस्ट्री उसका पता करना चाहिए कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो नहीं है या फिर ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज या फिर एक्सेसिव स्ट्रेस की कंडीशन तो नहीं है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन जिसमें वीएमआई, वेट, पेलर, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, अपीयरेंस चेक करेंगे। उसके बाद थायराइड एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे ताकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को देखा जा सके। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, यूपीटी करेंगे ताकि चेक कर सके कि कहीं वो फीमेल तो प्रेग्नेंट तो नहीं है। फिर सीबीसी करेंगे ताकि एनीमिया को वहाँ पे रूल आउट किया जा सके। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे ताकि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन तो नहीं है ये चेक करने के लिए। प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करेंगे क्योंकि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन में भी हमें हाइपोमेनेरिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद एफएसएच, एचएलएच और एस्ट्रोजन लेवल चेक करेंगे। पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं या फिर हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं इन केस ऑफ द असरमैन सिंड्रोम। असरमैन सिंड्रोम अगर सस्पेक्टेड है तो वहाँ पे हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मोस्टली हमारा लाइफस्टाइल मेजर पे ही रन करता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो ऐसे में बैलेंस डाइट देता है। अगर वेट बहुत कम है तो वेट का ऑप्टिमाइजेशन करना है। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, उसका वहाँ पे काउंसलिंग करना है। मॉडरेट एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करवाना है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को करेक्ट करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द कॉज रहेगा। अगर मान के चलो वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ऐसे में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा क्या है एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी है तो इसमें साइक्लिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन थेरेपी दे सकते हैं। वहीं पे अगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में है तो वहाँ पे लिवोथायरोक्सिन दे सकते हैं, जो कि हम लोग टिपिकली स्टार्ट करते हैं विद द 25 to 50 माइक्रोग्राम्स वंस डेली, जो कि एडजस्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्लिनिकली वो रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं या टीएसएच का लेवल क्या है। और अगर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन है तो इसमें कैबारगोलिन देते हैं जो कि 0.25 mg ट्वाइस देते हैं वीकली इनिशियली बेसिस पे, और अगर वो नहीं है तो उसके बेसिस पे जगह पे हम लोग ब्रोमोक्रेप्टिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फीमेल लग रही है सीबीसी करने के बाद कि वो एनेमिक है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयरन सप्लीमेंटेशन का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लोग फेरस सल्फेट देते हैं अबाउट 60 to 120 mg एलिमेंटल आयरन डेली बेसिस पे हम लोग देते हैं विद द डाइटरी एडवाइस। साथ में डाइटरी एडवाइस भी रखना है कि किससे आयरन वहाँ पे बढ़ेगा। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात कर ले तो अगर असरमैन सिंड्रोम की कंडीशन है तो वहाँ पे हिस्ट्रोस्कोपिक एथोलाइसिस करवाते हैं, जिसके बाद हम लोग हार्मोनल थेरेपी देते हैं ताकि एंडोमेट्रियल रीजनरेशन अच्छे से हो सके। और कोई भी आइडेंटिफाइड यूट्राइन पैथोलॉजी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जैसे कि पॉलिप है तो उसमें पॉलिपेक्टोमी, या फिर कोई एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन है, एडेनोमायोसिस जैसी कंडीशन है तो उसको हम लोग बेसिकली ट्रीट करते हैं सर्जिकल बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द हाइपोमेनोरिया। तो ऑलिगोमेनोरिया में क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो बढ़ जाता है, वहीं पे हाइपोमेनेरिया में जो इंटरवल है, ब्लीडिंग इंटरवल है, वो कम हो जाता है विद द ब्लीडिंग वॉल्यूम लेस देन 20 to 30 ml। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें हाइपोमेनेरिया के अंदर। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू हाइपोमेनेरिया क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोज़ में उसको अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक आंसर करना मत भूलिएगा। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोज इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।